क्या टॉपिक है? जीडीपी कैलकुलेशन। इससे पहले जीडीपी तो पूरा समझ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं जीडीपी में। यदि डिफाइन किया जाए जीडीपी क्या है तो क्या बताएंगे हम लोग? जीडीपी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, ये है ना, विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये बताया था हमने। अब उस जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो जीडीपी कहाँ कहाँ काम आएगी, वो सब बातें करेंगे। दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। ध्यान से समझना है एक एक बात को, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन पर बात करेंगे। जीडीपी क्या है सब कुछ हम आप समझ चुके हैं पहले से ही। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि दिस इज द एक सिंपल लुक है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो बेसिकली डेटा कलेक्शन का काम करता है और बहुत सारी चीज़ों के कैलकुलेशन का काम करता है। सो वंस वी टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट डेटाज एंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यदि आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन इंडिया, so basically the answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. Many times confusion होती है, कुछ लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, कुछ लोग कहते हैं कारपोरेट मिनिस्ट्री होगा, कुछ लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नहीं, क्या क्या आंसर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये आपका मिनिस्ट्री है, देख सकते हैं। यदि इस मिनिस्ट्री के पेज पर हम लोग एक लुक देखें तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है NSO। क्या लिखा हो भाई? NSO लिखा है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इससे पहले क्या था? अभी ये जो NSO है ये 2000 देखेंगे आप 2019 के पहले क्या था कि NSSO और प्लस CSO ये हुआ करता था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, किन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके आपस में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, दैट इज NSO। सो नाउ NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप ध्यान में रखना कि NSO और NSSO प्लस CSO को मर्ज करके आपस में ये बनाया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, आंसर हो गया विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शेपिंग इंडियाज फ्यूचर विथ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, व्हाई द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नीड टू कैलकुलेशन, जस्ट टू शेप द फ्यूचर्स नीड। कहाँ जा रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? until and unless you don't have data to find out your direction, कैसे पता चलेगा भाई? जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हो रहे हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी जरूरत होती है? डेटा की। और उस डेटा के बेसिस पर हम क्या करेंगे? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हम पॉलिसी डिसाइड करेंगे वो पॉलिसी किस पर डिसाइड करेंगे? जीडीपी के डेटा पर। सपोज दैट अगेन एंड अगेन एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही हो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वीक हो रहा है। क्या वीक हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? जब हम डेटा कैलकुलेट करेंगे तभी तो पता चलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कितना वीक हैं और क्यों वीक हैं। समझ आ रही बात? तो देखिए, इस मंत्रालय के फ्रंट पेज पर जो कुछ डेटा है मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हमारे देश में है। इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जिसे आप मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं साधारण भाषा में, वो बता रहा है। ये डे टू डे वेरी कर सकता है, मंथ टू मंथ वेरी कर सकता है, क्योंकि डेटा तो वेरी करता है। रियल जीडीपी बताई जा रही है। इधर हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया जा रहा है। तो इस तरह के अलग अलग आंकड़ों को पब्लिश करने के लिए जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और जो डिपार्टमेंट अथराइज्ड है वो कौन सा है? NSO। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, राइट। चलिए आगे बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग बातचीत करते रहें, पूछते रहें। सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि जब भी कोई डेटा आप कैलकुलेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब ये हो गया कि एक आधार वर्ष लेंगे, क्योंकि जब तक आपको मैं आपसे बोलूं कि राम श्याम से लंबा है, तो श्याम की लंबाई की तुलना हमने किससे की है? राम से। यदि आपसे कोई कहे कि नहीं श्याम लंबा है,
तो आप पहला ही सवाल पूछेंगे भाई किससे लंबा है, कितना लंबा है ना, नहीं समझे। उसका घर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो कोई फिर तुलना करनी पड़ेगी किसके घर से कितना बड़ा है, या कोई पर्टिकुलर डायमीटर या पर्टिकुलर कोई एरिया, कोई पर्टिकुलर कुछ बताना पड़ेगा आपको वॉल्यूम, कोई पैरामीटर जिससे जस्टिफाई हो पाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं ना। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आधार वर्ष चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर आधार वर्ष क्या होता है, व्हाट इज द बेस ईयर ना, बेस ईयर क्या होता है। देखिए तो बेस ईयर को समझते हैं। डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन जो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स है इसकी जो डेफिनेशन है क्या कह रही है, कह रही है कि विच प्रोवाइड्स डेटा ऑन द नेशनल इनकम, डेटा ऑन द नेशनल इनकम, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसके रिगार्डिंग कह रहा है कि द बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर व्हिच प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट रियल ग्रोथ। ध्यान से मेरी बात को समझना, रियल ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर वर्ष का ईयर का प्राइस लेंगे जहां से हमें रेफरेंस मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आज आप कितना ज्यादा आगे बढ़े हैं, इसकी तुलना आप करिए 2005-6 से या 2004-5 से। एक उदाहरण लेके चलते हैं, 2004-5 2004-5 को हमने मान लीजिए कहा कि एक मार्कर की कीमत 2004-5 में 4 रुपये थी और 2025-26 में कीमत मान लो 10 रुपये हो गई, ठीक है जी। तो उस बेस ईयर की तुलना में हम आज का ग्रोथ रेट देखेंगे तो कितना हमारा वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भाई। 4-5 रुपए से बढ़ा करके हमने कहा कि 10 रुपए की प्राइस हो गई, तो सीधे सीधे हमें डबल दिखाई दे रहा है। समझ रहा है मेरी बात को। तो बेस ईयर का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्राइस रहा होगा एक पर्टिकुलर गुड्स का या पर्टिकुलर सर्विस का, और आज कितना है, इन दोनों का जो बीच का गैप है उससे हम फाइंड आउट करेंगे ग्रोथ हमारी कितनी हो रही है, ठीक है जी। अब आप मुझे जरा समझाइए कि क्या ये बेस ईयर एक बार मान लो हमने डिसाइड कर दिया चलो सर 2004-5 रहेगा, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए या फिक्स कर देना चाहिए इसको। ट्राई टू इमेजिन, क्या 2004-5 में कोई रील्स बनाता था, रील बना करके पैसा कमाता था, यूट्यूब से कोई पैसा कमाता था, नहीं कमाता था। क्या 2004-5 में जो जिस तरीके का डिजिटल पेमेंट अब हो रहा है क्या इसी तरीके का तब भी होता था, आंसर है नहीं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे बदल देना चाहिए। तो एक बार 2004-5 था, फिर 2011-12 कर दिया गया कि इससे तुलना करेंगे, लेकिन हमने देखा डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, उसके बाद कोविड है, इन सब के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंडिया के अंदर, आया ना। तो अब इसको बदल करके हम कहाँ ले जा रहे हैं भाई, बदलने की आवश्यकता तो होनी चाहिए। तो आगे के क्लासेस में अभी समझते हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं। पहले आप ये समझें कि बेस ईयर क्या होता है, उस पर्टिकुलर ईयर से हम तुलना करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस का। ये पॉइंट क्लियर है। देखें कहा जा रहा है कि एज ऑफ फरवरी 27, 2026 इंडिया जीडीपी बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा कि करेंटली इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटिंग ऑन विच बेस ईयर। आंसर क्या होगा 2022-23। क्या होगा 2022-23। तो आप बताओ मुझे कि इंडिया का जो जीडीपी है वो किस बेस ईयर पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2022-23 पे। अगला ही क्वेश्चन बनेगा कि इससे पहले बेस ईयर जो था वो कौन सा वर्ष का था। आंसर क्या होगा 2011-12। 2011-12 से पहले क्या था 2004-5। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि करेंटली 2022-23 है। इससे पहले हमने कहा कि 2011-12 था और 2012-13 से पहले हमने कहा कि 2004-5 था। वाई बेस ईयर टू गेट अ रेफरेंस प्राइसेस, एक रेफरेंस हमको चाहिए कि कहां से प्राइस चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है। ठीक है जी। व्हाट इज द बेस ईयर राइट नाउ 2022-23 एंड व्हाट इज द अर्लियर बेस ईयर, इट वाज 2011-2012। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक। नाउ कम टू द पॉइंट। Released by the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI। If the question is asked कि जो बेस ईयर है वो कौन डिसाइड करता है, कौन रिलीज करता है, तो वो काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। समय समय पर बदलाव की क्या जरूरत है बेस ईयर में, वो बात मैंने आपको समझाया, लेकिन एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। बताते हैं नीड टू चेंज, ये कौन कह रहा है, ये भारत सरकार कह रही है। ये जो आपके पास ये कंटेंट दिया जा रहा है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है। पीआईबी की साइट पे कहा जा रहा है आपसे
कि ओवर द पास्ट डिकेड, जहां पर आपको ना समझ में आए पूछेगा, ओवर द पास्ट डिकेड इंडियाज इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड कंसिडरेबली विद द एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सी, जिस स्पीड से आज आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, आप लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहे हैं, क्या आज के 15 साल पहले भी यही स्पीड थी? नहीं थी। एवरी पर्सन इज थिंकिंग दैट इफ वी नीड एनर्जी वी मस्ट गो ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे अंदर आया, हमारे सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में। एंड डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने बताया ना कि दुनिया ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब डिजिटलाइजेशन करके, रील्स बना के, वीडियोस बना के, कंटेंट क्रिएशन करके आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये आज से 15 साल पहले तो इस तरह से नहीं था। आगे बढ़ते हैं। Alongside changes in consumption patterns and investment behavior, सी, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर था, आज हर आदमी शेयर में पैसा लगा रहा है, लगा रहा है ना। आज हर आदमी कह रहा है कि नहीं, हमको डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करना है, और आज से 15 साल पहले कुछ और था। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, इस बिहेवियरल चेंज को एकोमोडेट करने के लिए हमको बेस ईयर को बदलना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रीबेसिंग इनेबल्स जीडीपी एंड रिलेटेड इंडिसेस टू बेटर कैप्चर। जब हम बदलेंगे, जब मेन स्ट्रीम को हम लेकर के आएंगे, तभी हमारी जो जीडीपी है वो बताएगा कि रियल में कितना हम ग्रोथ कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जो आंकड़े हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे? आउटडेटेड निकल के आएंगे। समझ रहे होंगे आप लोग? राइट। जब हम इन चीजों को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट को पता कर पाएंगे कहां पर? रिलेटिव प्राइसेस के अंदर, और एडवांस कर पाएंगे अपनी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं ना? प्रोडक्टिविटी का मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेट क्या है। जैसे यदि एक दिन में आप 4 घंटे पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल यूज करके अपनी पढ़ाई को 4 घंटे में ही और बेटर बना देना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टाइम आपने उतना ही दिया, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ईज निकल के ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी, सारी बातें समझ में आ रही हैं कि क्या जरूरत है चेंज करने की? बताइए। एक पॉइंट और समझिए, एक लेवल के 2 पॉइंट कह रहा है कि एट द सेम टाइम रैपिड डिजिटाइजेशन हैज एक्सपेंडेड द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, स्ट्रेंथनिंग द प्रिसीजन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। आज के 20 साल पहले कैलकुलेशन कैसे होता था? आपको पता होगा। आज के 20 साल पहले कैलकुलेशन कैसे होता था कि मंडी टू मंडी जा करके हम डेटा इकट्ठा करते थे कि क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। आज की डेट में जितना ज़्यादा हम डिजिटल यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बेस ईयर को लेकर के चलें। रियल टाइम सिस्टम देखते होंगे आजकल, हर चीज़ का रियल टाइम आपको लाइव दिखाया था कि रियल टाइम क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो रियल टाइम सिस्टम सच एज ई वाहन, जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS की बात कर रहे हैं, एंड द GST नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया है? बिल्कुल रियल टाइम डेटा आपको दे रहा है। तो इन सब के होने की वजह से जरूरी था कि हम क्या करें? जीडीपी के बेस ईयर को चेंज कर दें। ठीक है, तो बेस ईयर कहां से हमने चेंज किया? 2011-12 से। अब कितना कर दिया? 2022-23। ठीक है, और इस बीच में जो पिछले 10 वर्षों में आपको परिवर्तन दिखाई दिया हिंदुस्तान के इकोनॉमी के अंदर, बदलाव जो दिखाई दे रहा है, वो सब में जो मेजर वर्क हमने बताया, एक तो हमने बताया कि डिजिटल पेमेंट्स की बहुत ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी। दूसरा हमने क्या कहा? मैक्सिमम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई। जो हार्ड कॉपी, हार्ड वर्किंग होती थी, वो सब सॉफ्ट वर्किंग में चली गई। साथ में हमने कहा कि इकोनॉमी में एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब मैक्सिमम चीज़ें क्या हो रही हैं? इंटरनेट बेस्ड हो गई हैं, ऑपरेटिव हो गई हैं ऑनलाइन के मोड में ना। तो इस वजह से हमें बेस ईयर को चेंज करना था। ठीक है जी, आइए। क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे जीडीपी को, तो एक टर्म आपके सामने बार बार आएगा। कौन सा टर्म आएगा? एक टर्म आएगा जीडीपी का, उसके साथ ही एक टर्म आएगा नॉमिनल जीडीपी का, और एक टर्म आएगा रियल जीडीपी का। एक नॉमिनल जीडीपी का आएगा और एक रियल जीडीपी का आएगा। तो जीडीपी तो समझ में आ रही है, लेकिन नॉमिनल और रियल क्या है, फिर ये भी समझा जाए। अच्छा, आप लोगों को याद है, थोड़ा सा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। याद है कि व्हाट इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? याद है आप लोगों को? बताएंगे थोड़ा सा क्या होता है यदि बात की जाए? ठीक है, एक कल्पना करिए छोटा सा, और उसके बाद हमें बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले हम लोग 10 मार्कर एक साल में प्रोड्यूस करते थे,
और मार्केट के अंदर इस मार्कर की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी। हमने इस वर्ष भी 15 ही मार्कर प्रोड्यूस किए, लेकिन कीमत 15 रुपए हो गई। ठीक है जी, और उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ गया। यदि आपसे बात किया जाए कि रियल में हमारी वॉल्यूम तो बड़ा दिखाई दे रहा है, भाई 10 मार्कर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 रुपए के रेट पर, 100 रुपए का हुआ, और 10 साल बाद 10 मार्कर आप 15 रुपए के रेट पर प्रोड्यूस कर रहे हो तो 150 रुपए दिख रहा है। यदि हम उसको बेस ईयर मान लें तो जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमारी 50% दिखाई दे रही है बाई वॉल्यूम, लेकिन मान लो महंगाई भी इतनी बढ़ी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि रियल में कोई ग्रोथ हुई? कोई ग्रोथ नहीं हुई। इसका मतलब है कि जीडीपी का डेटा दो तरीके से हमें फाइंड आउट करने को मिल रहा है। एक तो करंट ईयर पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस वर्ष उसकी कीमतें कितनी है, और दूसरा बेस ईयर पर कितनी थी, और इस बीच में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। यदि इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करके देखें, यदि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखें तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हमने कितना ग्रोथ किया है। यदि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है तो हो सकता है कि जीडीपी का डेटा वॉल्यूम तो बहुत बड़ा दिखे, लेकिन रियल में ग्रोथ ज्यादा ना हुई हो। समझ आ रही होगी बात? देखिए नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि इवेलुएट्स प्रोडक्शन एट करेंट मार्केट प्राइस विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। मतलब कहने का यह है कि जो करेंट मार्केट प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है क्या, कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट मार्केट प्राइस पर चीजों को कैलकुलेट करती है, वर्तमान में क्या चल रहा है इस पर कैलकुलेशन बता रहा है। ठीक है जी। विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, कह रहा है कि यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। इट इंक्लूड्स बोथ, मतलब कि जो नॉमिनल जीडीपी है ये किसको किसको शामिल कर रहा है कि चेंज इन द एक्चुअल क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, रियल ग्रोथ बता रहा है, और साथ में हमने कहा कि चेंजेस इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट प्राइस जो चल रही है उसकी, उससे। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस वर्ष मान लो कि केवल मार्कर ही बना है, टोटल कितना बना है? 100 मार्कर बना है। एक मार्कर मान लीजिए 10 रुपए का है, तो समेशन का मतलब क्या होता है? 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, 1000 रुपए वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यही आएगी ना। मतलब नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या हम काउंट कर रहे हैं जी? एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपने प्रोड्यूस किया है, या कितना वॉल्यूम टोटल आउटपुट है। समझ आ रही बात ना? और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो करेंट ईयर का क्या है, प्राइस है, इससे क्या निकल के आएगा? नॉमिनल जीडीपी। अच्छा सोच करके बताइए, यदि डिफ्लेशन की कंडीशन ना हो, यदि मैंने कहा कि डिफ्लेशन की कंडीशन ना हो, तो जरा सोच के बताना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में हमेशा ज्यादा कौन आएगा? इन जनरल वे ज्यादा कौन आएगा? नॉमिनल आएगा या रियल आएगा? नॉमिनल आएगा। वेरी गुड। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू रियल वैल्यू, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है और उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे ना। भाई सामान्यतः कीमतें क्या होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर? बढ़ती रहती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर बात करते हैं कि क्या क्या नॉमिनल जीडीपी के कैरेक्टरिस्टिक है। पहले नॉमिनल जीडीपी आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी, तो मतलब समझ में आ रहा है कि इस वर्ष टोटल कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है और इसी वर्ष उसका प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, टोटल निकल के आ जाएगा कि कितना भैया हमारा नॉमिनल जीडीपी है। समझ गए? राइट। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कहा जा रहा है कि यूजुअली हायर देन रियल जीडीपी। सामान्यतः क्या होगा? रियल जीडीपी से ज्यादा होगा। नहीं समझे? समझे और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यूजुअली कहा गया, हमने क्या कहा है? डिफ्लेशन की कंडीशन को छोड़ दें। अच्छा ऐसा किसी इकोनॉमी में होगा क्या कि 2011-12 में 10 रुपए का बिक रहा हो तो 2024 में आकर के ये 2 रुपए का बिकने लगेगा? जनरली इट इज नॉट पॉसिबल ना। इसलिए क्या कहा कि यूजुअली क्या होगा? रियल जीडीपी से ज्यादा होगा। एक फैक्टर और आप कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी कम हो गई हो, तो इन जनरल कंडीशन डिमांड हमेशा बढ़ती है बाई इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, या घटती है? अच्छा हो सकता है कि किसी, जैसे आपको एग्जांपल बताएं छोटा सा, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, पहले लोग गाने सुनने के लिए एक वॉकमैन टाइप का आता था ईयरफोन, उसमें वो ऑडियो कैसेट लगा करते थे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, या कभी देखा हो, सुना हो कभी रील्स वगैरह में देखें, तो उससे लोग गाना सुना करते थे। चलो वो बंद हो गया,
तो फिर अब सबके पॉकेट में क्या है, स्मार्टफोन है भाई। तो उसकी कीमतें जहाँ 1500 2000 रुपये हुआ करती थी, आपके स्मार्टफोन की कीमतें कितनी हो गई, 15,000 20,000 50,000 रुपये हो गई। समझे आप मेरी बात। तो यदि एक एक कमोडिटी को हम छोड़ रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी कोई ना कोई हम क्या कर रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं। नहीं समझा मेरी बात को। आज से 10 साल पीछे जाएं तो एक इंसान के पास यदि एक दो सेट कपड़े होते थे ना, तो उससे वो काम चलाता था। आज उसके पास दिन के हिसाब से कपड़े हैं। तो बढ़े कि नहीं बढ़े, हैं कुछ कहना चाहते हैं आप। हाँ मतलब उसके लिए उसके साथ जो उसके दूसरे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो वो सारी चीजें तो इकोनॉमी में बढ़ा रही होंगी ना। तो हमने कहा यूजुअली चाहे क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं या प्राइसेस की बात करें, दोनों क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो जब दोनों बढ़ेंगी तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होगी, लेकिन हमने कहा यूजुअली। इसके बाद ग्रोज फास्टर व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। इन्फ्लेशन हाई है तो ग्रोथ क्या दिखेगी, फास्ट दिखेगी, राइट। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द साइज ऑफ इकोनॉमीज इन द करेंट ईयर। एग्जाम्पल कह रहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, गवर्नमेंट बजट्स, तमाम चीजों को लेकर के बताएगा। मेरी बात को समझना, इसका क्या मतलब है। जैसे 2012-13 में कोई सरकार कहे कि भाई हमारी जीडीपी इतनी थी, हमने इस सेक्टर में इतना ग्रोथ किया था। उसी सेक्टर में यदि आज की सरकार आज के प्राइस पर आपसे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है, बाय वॉल्यूम बाय प्राइस दोनों, तो इसका मतलब है कि शायद गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट की तुलना में अच्छा काम किया होगा। तो नॉमिनल जीडीपी का फाइंड आउट करना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी रियल ग्रोथ नहीं बताएगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि नॉट गुड फॉर मेजरिंग ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड वाइड इसी पर बड़ा विवाद उठता है ना, कि ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें नॉमिनल जीडीपी पर बात नहीं करनी है, हमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए होगी, ठीक है, ओवर द टाइम, बिकॉज इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट्स इट। कितना इन्फ्लेशन कब रहा है उसके ऊपर नॉमिनल जीडीपी फ्लक्चुएट करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ नॉमिनल पर तो कैलकुलेट करना ही चाहिए, हमने कहा कि साथ ही साथ हमें रियल तो पता करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट ना। तो नॉमिनल क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखिए रियल क्या है, रियल जीडीपी क्या कह रहा है। रियल जीडीपी कह रही है कि एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन टू शो ट्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग अ बेस ईयर। यानी कि जब भी हम बात करेंगे रियल की, किसकी बात करेंगे, रियल की, तो हमें वहां पर क्या चाहिए होगा, बेस ईयर चाहिए होगा। बिना बेस ईयर के आप काम नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। नॉमिनल में क्या चाहिए था, करेंट ईयर प्राइसिंग क्या है, और रियल में क्या चाहिए, बेस ईयर प्राइसिंग क्या है ना। कह रहा है कि इट आइसोलेट्स ओनली द चेंजेस इन द वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। यानी कि हम सिर्फ इस पर बात करते हैं कि क्वांटिटी कितनी बढ़ी या कितनी घटी, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस तो बदलेगा नहीं। इफ द बेस ईयर was 2011-12 and the price of one marker was 10 rupees, right, and we are finding in this year that how much markers are produced, means we will have to find the change in the production quantity because the price is same। नहीं समझे आप मेरी बात को। बेस ईयर पर तो प्राइस वही लेंगे ना। तो यदि उस समय आपके देश में कुल 100 कारें बनी थी और इस वर्ष भी 100 कारें ही बन रही हैं और बेस ईयर का प्राइस तो हम सेम लेंगे, इसका मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी जीरो दिखाई देगी। और रियल में ये वैल्यू समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई। 10 साल पहले भी आप जितना प्रोडक्शन करते थे उतना ही प्रोडक्शन आज भी कर रहे हैं, तो फिर ग्रोथ कैसे हुई। यानी कि रियल में हम किसको फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्शन पर फोकस हमारा है। प्रोडक्शन में क्या हम फोकस कर रहे हैं भाई, हमने कहा कि वॉल्यूम या क्वांटिटी या आउटपुट पर बात कर रहे हैं, इसमें हम प्राइस चेंजेस के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो रियल और नॉमिनल का डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ या ना। रियल या नॉमिनल का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, इसको फाइंड आउट करिए। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू बेस ईयर प्राइसेस। और नॉमिनल में क्या था, यहां पर करेंट ईयर प्राइसेस था, और इधर क्या था, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपन जीडीपी। देखो ये अभी समझा रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। पहले एक फार्मूला समझ लीजिए कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपन जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपन
जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100, ये लिखा हुआ है। आप लोग मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी क्या क्या क्लियर हो रहा है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है और बेस ईयर क्या है, ये 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए। थोड़ा सा मुझे बताइए आप लोग कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और बेस ईयर में आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी प्रकार का? नहीं हो रहा ना, सब ठीक है? अब देखिए रियल जीडीपी का क्या फायदा हमको है, कहा जा रहा है कि इट शोज द ट्रू ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउटपुट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि किसी देश में यदि रियल जीडीपी बढ़ रही है तब माना जाएगा कुछ देश में विकास हो रहा है, तेज हो रहा है, और उसके आधार पर क्या क्या बदलेगा। यदि जीडीपी बदलेगी तो आप बताओ, जीडीपी बदलेगी तो एनएनपी एनडीपी सब बदलेगा नहीं बदलेगा? क्योंकि जीडीपी से ही तुमने फाइंड आउट किया था, जीडीपी से डिप्रिसिएशन घटाए थे तो एनडीपी मिल गया था, जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाए थे तो एनएनपी मिल गया था। तो एनएनपी मिलेगा तो हम पर कैपिटा इनकम पता करेंगे और उससे हम लिविंग स्टैंडर्ड का पता लगा पाएंगे। यानी कि ओवरऑल क्या बढ़ना चाहिए जी, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। बार बार आपसे कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो क्या बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है जी, आगे देखिए बेटर फॉर कंपेयरिंग। बेटर फॉर कंपेयरिंग का मतलब क्या हो गया, कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ईयर ओवर ईयर आर अक्रॉस डिकेट्स, कहा जा रहा है कि रिमूव द डिस्टॉर्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन इफेक्ट। पहले ही समझा चुका हूं, यदि हम लोग बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी का तो उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूड है ना। रियल जीडीपी का क्या इफेक्ट है, ये रियल टाइम में हमें बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रियल में कितनी हुई है। नॉमिनल जीडीपी क्या करता है, करंट ईयर पर हमें कैलकुलेट करके बता देता है कि करेंटली हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। सो व्हाट इज द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, दैट इज एनएसओ। एनएसओ वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समझ आ रही बात? आगे हमने कहा बेस ईयर क्या होता है, अभी क्या बेस ईयर चल रहा है, इससे पहले क्या था, क्या चेंजेस रहे, वो सारी बातें आपको समझ में आई। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी सब समझ में आ गया। ठीक है, अब एक फैक्टर पर हम बात कर रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफ्लेटर, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, कितना चेंज आ रहा है ना, कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर डिफाइन करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस इंडेक्स मेजरिंग इन्फ्लेशन बाय कंपेयरिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कंपेयर करने के लिए हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया जिसको हम लोग नाम देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलेगा कि कितना चेंज दिखा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस चेंजेस फॉर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्राइस चेंज कितना है इसको रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर करेगा। ठीक है, एन इंक्रीजिंग डिफ्लेटर, देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि एन इंक्रीजिंग डिफ्लेटर इंडिकेट्स इन्फ्लेशन व्हाइल अ डिक्रीजिंग वन इंडिकेट्स डिफ्लेशन। यानी डिफ्लेटर यदि इंक्रीज कर रहा है तो बता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और डिफ्लेटर यदि डिक्रीज कर रहा है तो बता रहा है कि इन्फ्लेशन क्या हो रही है, घट रही है। फार्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। आप इसे प्रैक्टिकल समझ के देखो, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगी किससे, यूजुअल कंडीशन में, है ना। यदि ये कंडीशन मान लें कि पिछले वर्ष जीडीपी डिफ्लेटर, मान लो जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा था, एक कल्पना करिए कि पिछले वर्ष जीडीपी डिफ्लेटर मान लो 100 आ रहा था, कितना आ रहा था 100, और इस बार 102 आ रहा है, या मान लो 200 आ रहा है, अगले साल मान लो 250 आ रहा है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। नॉमिनल जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी तभी ये वैल्यू बढ़ेगी, और नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यदि जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट्स इन्फ्लेशन। कैसा जीडीपी डिफ्लेटर, इंक्रीजिंग जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट्स इन्फ्लेशन। और यदि जीडीपी डिफ्लेटर डिक्रीज कर रहा है तो क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स डिफ्लेशन। ठीक है जी, कोई आपसे पूछे कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नाउ व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज द रियल जीडीपी, आई एम वेरी होपफुल कि आप सब लोगों को पता होगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? जीडीपी डिफ्लेटर तक आप लोगों को सब समझ में आ गया। अब देखो कि कैलकुलेशन का मेथड क्या क्या है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर पूछ रहा हूं, आराम से अपने आप से सवाल करिए, व्हाट इज जीडीपी,
रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और बेस ईयर। सब समझ में आ गया। अब हम ये पता करने जा रहे हैं कि किन किन मेथड का यूज करके हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सा मेथड होगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, करेंटली बेस ईयर क्या है? 2020 टू 23। इससे पहले बेस ईयर क्या था? और ये वाला बेस ईयर कब से अप्लाइड है? फरवरी 2026 से। फरवरी 2026 से अप्लाइड है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां से अप्लाइड है ये। देखिए तीन मेथड दिखाई दे रहा है। सबसे पहला मेथड दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाकी भी और बातें समझ में आएंगी कि कुल कितना हमने प्रोड्यूस किया। अच्छा, एक बात क्लियर है कि यदि कोई चीज प्रोड्यूस हुई है तो कोई ना कोई इसको कंज्यूम करेगा, राइट। तो फिर बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पर कि कितना एक्सपेंडिचर है कंट्री के अंदर, और फिर बात करेंगे इनकम कितनी है, इनकम मेथड। तीनों मेथड पर हम लोग बात करेंगे। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछता है कि जीडीपी हम किन मेथड पर कैलकुलेट करते हैं, तो आप आंसर करेंगे प्रोडक्शन मेथड पर, एक्सपेंडिचर मेथड पर और साथ में इनकम मेथड पर। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आपको अभी क्लियर कर दें कि इंडिया में जो पॉवर्टी होती है, गरीबी, गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया, क्योंकि ये कंपैरेटिव टर्म है ना, चाइना की गरीबी अलग है, भारत की अलग है, यूएस की अलग है। कई बार पूछते हैं कि पॉवर्टी जो होती है इंडिया में वो किस पर्टिकुलर मेथड पर एस्टिमेट करी जाती है। अच्छा, एस्टिमेशन, आकलन। एस्टिमेशन का मतलब होता है देखो पॉवर्टी से संबंधित डेटा निकाल लिया आपने, लेकिन किस तरह की गरीबी है उसको फ्रेम आउट करके आपने सामने रखा। दिस इज कॉल्ड डेटा का प्रोसेसिंग करना, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन ना। तो आपसे पूछे कि इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। कौन करता है भाई? नीति आयोग, याद रखिएगा, नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, आकलन। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किस मेथड पर होता है भाई? इनकम मेथड पर होता है, एक्सपेंडिचर मेथड पर होता है, प्रोडक्शन मेथड पर होता है। आप कहेंगे इसका एस्टिमेशन जो होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर होता है। किस पर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पैसा खर्च करता है इस पर डिपेंड करेगा कि वह गरीब है कि नहीं है। उपभोग व्यय, वह अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है, इससे पता चलेगा कि वह गरीब है कि गरीब नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन को हम लोग आउटपुट कहते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्पादन को आउटपुट ही तो आप कहते हैं कि आउटपुट क्या है। प्रोडक्शन को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटपुट। तो प्रोडक्शन मेथड पर कैसे कैलकुलेट होता जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि ऑल कमोडिटीज, कमोडिटीज का मतलब वस्तुएं, all commodities and services produced inside the border of the country are valued in terms of money or market value. What is the definition of the GDP? GDP is defined as the sum of total monetary value of all produced goods and services within the territory of a country. वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के अंदर टोटल जो आइटम प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो कमोडिटीज हो, वस्तुएं हो, या फिर वो क्या हो, सेवाएं हो, इनकी मॉनेटरी वैल्यू को आप टोटल ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। तो प्रोडक्शन मेथड पर हमने जीडीपी को इस तरीके से फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया। रियल जीडीपी और जीडीपी बताई दिया। एट कांस्टेंट प्राइस इज कैलकुलेटेड टू प्रिवेंट अ स्क्यूड असेसमेंट ऑफ जीडीपी ब्रॉट ऑन चेंजेस इन प्राइस लेवल्स। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं इस बात को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखें जीडीपी एज पर आउटपुट मेथड पर बात करें तो रियल जीडीपी जो होगी वहां से हम माइनस करेंगे किसको? टैक्सेस और सब्सिडीज को। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको पता है ना कि टैक्स और सब्सिडी फ्लक्चुएट करेंगी वैल्यू को। भाई टैक्स यदि बढ़ा दोगे किसी कंट्री में, मान लीजिए किसी कंट्री में मार्कर के प्रोडक्शन पर टैक्स नहीं है और आपकी कंट्री में मार्कर के प्रोडक्शन पर मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी लगी हुई, जीएसटी लगा हुआ है, तो यदि हम टैक्स को इंक्लूड करके मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा दिखने लगेगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, टैक्सेस को हटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, टैक्सेस को हटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कास्ट निकालेंगे, तब जाकर के मजा आएगा कि कितना हमने प्रोड्यूस किया है। यस या नो? भाई कंट्री टू कंट्री टैक्स तो वेरी कर रहा है ना, कहीं एक सामान पर ज्यादा टैक्स है, कहीं किसी दूसरे देश में सामान पर कम टैक्स है। तो टैक्सेस को हटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें, यानी कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रहा है पर्टिकुलरली, वो हमें बताएगा कि रियल में कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है। अब इससे क्या पता चलेगा? एक कल्पना करो,
मान लो 100 रुपए वाली 1000 मिसाइलों को यूएसए प्रोड्यूस करता है और 100 रुपए वाली 5000 मिसाइलों को इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई कंपनी है इंडिया की और कोई यूएस की, लेकिन यूएस की कंपनी के ऊपर हर मिसाइल पर उतना ही टैक्स लगा है 100 रुपए का। तो वो जीडीपी अपनी दिखाएंगे कि भाई 1000 मिसाइल 100 रुपए गुड़े मल्टीप्लाई करेंगे और सब पे 100 रुपए टैक्स और जोड़ देंगे, और मान लीजिए हमारे यहाँ टैक्स लगा ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और बता रही है कि वहां पर जो कैलकुलेशन है वही गड़बड़ दिखा रहा है। तो फिर ऐसे में जीडीपी की तुलना करना ठीक नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो हमने क्या कहा कि यदि आप चाहते हैं प्रोडक्शन मेथड पर फाइंड आउट करना तो रियल जीडीपी फाइंड आउट करिए, रियल जीडीपी में से क्या घटा दीजिए, टैक्स घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, तब जाकर के बात बनेगी। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कह रहा है, प्रोडक्शन मेथड पर कोई डाउट तो नहीं है। इट कैलकुलेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन अ नेशंस बॉर्डर बाय ऑल एंटिटीज। पूरी की पूरी जो एंटिटीज है उस पर किसी देश के अंदर, किसी राष्ट्र के अंदर कुल कितना पैसा खर्च हुआ है, टोटल खर्चे पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे खर्चा पता करेंगे भाई, कॉमन सेंस से खर्च आप कब करते हैं जी, खर्च आप करते हैं जब कोई चीज आप कंज्यूम करते हैं, यही तो होता है, कोई चीज आप कंज्यूम करते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर है। तो जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, कंजम्पशन, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1 लाख रुपए आपको दिया गया, आपने 70,000 खर्च किया, 30,000 रुपए उठा करके अपने बैंक में जमा कर दिया, तो कंजम्पशन को हमने काउंट कर लिया। और क्या काउंट कर लिया हमने, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपने जो सेव किया है वही टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आपने सेव कर दिया वही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, और क्या कह रहा है, जी क्या कह रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है। बात मेरी समझ रहे हो भाई, आपने तो एज अ इंडिविजुअल खर्चा किया, एज अ फैमिली खर्चा किया, बहुत सारा पैसा सरकार भी तो खर्च कर रही है। तो हम जब एक्सपेंडिचर पर ही फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका कंजम्पशन हमने जोड़ दिया, आपकी सेविंग जोड़ दी हमने, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जोड़ दिया, और क्या हमने जोड़ दिया भाई, और हमने कहा कि एक्स माइनस एम आई एम, एक्स माइनस आई एम का मतलब कि एक्सपोर्ट में से हमने माइनस कर दिया इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नेट एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये टोटल मिला करके आपका क्या बता रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इस पर हमने हमारे कंट्री की जीडीपी को डिफाइन कर देना है। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछे कि बाई वॉल्यूम, अच्छा ये सब वॉल्यूम बता रहा है ना, जीडीपी का वॉल्यूम बता रहा है। अभी आपसे कोई पूछे कि बाई वॉल्यूम इंडिया की पोजीशन क्या है जीडीपी में इस समय, बाई ग्लोबली इंडिया कहाँ रैंक कर रही है, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, किस, इससे पहले हम कहाँ थे, 4th पे थे, तो अब 6th पे आ गए ना। तो कौन कौन सी कंट्री हमसे ऊपर है भाई, यूएस, चलो, चाइना, जापान, बहुत अच्छा, हाँ यहाँ पर, एक मिनट, यूएस, चाइना, जापान हो गया, इसके बाद जर्मनी, करेंटली ये स्थिति है, यही है ना। कौन से पोजीशन पर जा रहे हैं आप, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके और इंडिया। अब एक बार देख लीजिएगा डेटा, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके और रशिया बाय वॉल्यूम, राइट। हाँ, बात मेरे समझ रहे हैं ना। अच्छा, अभी हमने कहा कि ये जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं बाय वॉल्यूम बता रहे हैं। जब आप पीपीपी मॉडल पर देखते हैं, पीपीपी मॉडल पर, परचेजिंग पावर पैरिटी पर, जब पीपीपी मॉडल पर देखते हैं तो यहां पर हमने कहा कि चाइना, यूएस एंड इंडिया, चाइना, यूएस एंड इंडिया, ये दिखाता है डेटा आपको, है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। तो बाई वॉल्यूम हम कौन सी पोजीशन पर हैं, 6वें पोजीशन पर, और ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। समझ आ रही बात। वैसे भारत इस समय 2026 में हमने डेटा जो हमारे पास आया 2025 का, वो आया है कौन सा, हम चले गए 6वें पोजीशन पर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्या कह रहे हैं, वॉइस ऑडिबल है, चेक करिए। यहां पर आप कह रहे हैं कि जर्मनी होगा, यहां पर आप कह रहे हैं, चलिए दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ चेक, आप एक बार डेटा चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है कि इंडिया कहाँ पर है, 6th पोजीशन पर है, और इससे पहले यही 5 है, ये भी क्लियर है ना। तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी बताएंगे क्या होता है ये। प्रोडक्शन मेथड देखा और
एक्सपेंडिचर मेथड देखा, अभी क्या देखना है, इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कह रहा है, इट मेजर्स द टोटल इनकम अर्न बाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर कैपिटल विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक बाउंड्रीज। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप जीडीपी एट फैक्टर कास्ट की बात करते हैं, इसमें से आप जोड़ दें क्या चीज, टैक्सेस और सब्सिडी घटा दें। बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही इनकम। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन है एक तरीके से वही किसी न किसी का इनकम है, समझ रहे हैं आप। तो सबसे अच्छा जो मेथड इसमें यूज होता है वो प्रोडक्शन मेथड होता है। कौन सा होता है, प्रोडक्शन मेथड। एग्जाम में आप क्या कि जीडीपी हम किस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड पर कर सकते हैं, इनकम मेथड पर कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड पर भी कर सकते हैं। जहां पर जिस कंट्री में डेटा जितनी आसानी से हमको मिलेगा जिस चीज का, वह कंट्री उसी डेटा को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे इंडिया में एक टाइम था जब कंजम्पशन का आइडिया हमको ठीक से नहीं लग पाता था, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसमें फ्लो करता था, कैश में। आज हमें एक्सपेंडिचर का आइडिया ठीक से लग रहा है कि एक्सपेंडिचर कौन किस पर कितना कर रहा है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में डिजिटलाइजेशन बहुत पहले से था, तो वहां पर उसका बेनिफिट पहले से मिल रहा था। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई। जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है, एक टर्म आपसे बार बार पूछा जाता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी है ये, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अभी तक जितने टॉपिक आपने डिस्कस किए मुझे बताइए, आज की क्लास में आपको कोई टॉपिक परेशान करो तो पूछ लीजिएगा, आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखिए जरा। आप किसी कंट्री को अच्छा कब मानते हैं जानते हैं, जब वहां पर वेलफेयर काम भी बड़ा अच्छा हो, डेवलपमेंट भी बड़ा अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो। लेकिन वो कैसे होगा, जब वहां के लोग टैक्स देंगे, जब टैक्स पे करेंगे तब चीजें अच्छी होंगी। और पता क्या चल रहा है कि कोई कंट्री है, इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात करें, यहाँ पर टैक्स इवेजन सबसे प्राइम कंसर्न है लोगों का। लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, टैक्स देना नहीं चाहते हैं, कम टैक्स देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं टैक्स। तो देखिए कहा जा रहा है कि द टैक्स टू जीडीपी रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू अ कंट्री जीडीपी। यानी कि एक देश की जो जीडीपी है उसके अंदर जो टैक्स रेवेन्यू का शेयर है वह कितना बड़ा है, यही बता रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो आप लोग जरा सोच के बताओ, यदि किसी कंट्री की ग्रोथ हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं उसके अंदर, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस है, समझते थोड़ा और। क्या कहा जा रहा है, सर्विंग एज एन इंडिकेटर ऑफ फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ का मतलब, फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बताया, फिस्कल हेल्थ अच्छा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकमिंग क्या है, अच्छी है ना। तो फिस्कल हेल्थ का इंडिकेटर है एंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि रेलवे अच्छा हो, रोड अच्छा हो, एयरपोर्ट अच्छा हो, पानी अच्छा है, घर में बिजली अच्छा है, तो उसके लिए सरकार के पास क्या होना चाहिए, पैसा। और पैसा कौन देगा, हम आप। तो जीडीपी के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अ हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो रिफ्लेक्ट्स बेटर रेवेन्यू जनरेशन एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी, राइट। वाइल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर तो अपोजिट कर लो, यदि लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेवेन्यू जनरेशन लो है और साथ में हमारा जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो भी क्या है, कम है। यानी कि किसी कंट्री के टैक्स टू जीडीपी रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि वहां के लोग टैक्स कितना पे कर रहे हैं, टैक्स पेइंग कैपेसिटी उस देश में लोगों की कितनी ज्यादा या कितनी कम है। आगे बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज प्रोजेक्टेड टू हिट 11.7% इन 2024-25। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि भारत की जीडीपी को हम मान लें कि 100 रुपए की टोटल जीडीपी है, तो उसमें से लगभग 11.7 रुपए जो है वो टैक्स से आया हुआ है, बाकी आपका अदर सोर्सेज से है। समझ रहे हैं आप। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर 22-23 में कितना दिखा रहे हैं, 11.2। इसका मतलब है कि 11.2 से बढ़ के हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 11 पॉइंट से। इसका मतलब है कि इंडिया में टैक्स पेइंग टेंडेंसी लोगों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। या फिर यूं कहें कि इनकम बढ़ रही होगी, भाई इनकम बढ़ेगी तभी तो टैक्स आप पे कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब क्या है कि ज्यादा इनकम आपकी बढ़ी है। तो एक बार गो थ्रू करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट दिखाई देता है बताइए मुझे। यहां से शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन का। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट एनएसओ है। बेस ईयर क्या होता है, अभी बेस ईयर क्या है, इससे पहले बेस ईयर क्या है, बेस ईयर की डिफिनेशन क्या है, बेस ईयर को हमने चेंज किया, उसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, और ये सब बातें भारत सरकार कह रही है ना, बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं, नीड में हमने 4 पॉइंट आपको बताया, साथ में हमने कहा नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है,
नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के साथ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिफाइन किया। इसके साथ इन दोनों को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा जो फैक्टर है वो जीडीपी डिफ्लेटर है। क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा तो पता चलेगा कि महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी डिफ्लेटर घट रहा है तो पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ने का मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, घटने का मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी कम हो रही है। किस किस मेथड पर कैलकुलेशन करेंगे? तो 3 मेथड हमने आपको बता दिए, एक्सपेंडिचर बताया, प्रोडक्शन बताया और साथ में हमने इनकम बताया और फाइनली हमने टैक्स टू जीडीपी रेशियो बताया। कोई कंफ्यूजन? तो पूरा जो नेशनल इनकम वाला आपका टॉपिक है जिसमें जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी से लेके मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगले चैप्टर पर स्विच करेंगे, 5 ईयर प्लान इन इंडिया, जो 5 ईयर प्लानिंग चली पूरी, और साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला एंगल है इंडियन इकोनॉमी का उधर। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे फॉरेन इकोनॉमी की तरफ, जिसमें हम लोग एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।